Hello everyone, welcome to Challenger classes. My name is शशांक भट्ट and I am your chemistry educator. तो हम लोग अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने दो मेजर टॉपिक्स यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन सी चीज सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और फिर नेक्स्ट चीज थी सॉल्युबिलिटी यानी कि वो चीज कितना उस सॉल्यूशन में मिक्स हुई है। तो ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम तीसरी प्रॉपर्टी एक है जो कि आगे और प्रॉपर्टीज को रिलेट करेगी, वो क्या है? वेपर प्रेशर। तो हम वेपर प्रेशर से स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप सब पीछे से लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? वेपर प्रेशर। अब देखो, वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ दो प्रोसेस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं कोई यहाँ पे, ठीक है, कलर सही नहीं है हमारा, कलर हमें दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं पहले मैं, ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, वेपर प्रेशर समझने से पहले समझो कि दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। एक होते हैं हमारे वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, और दूसरे होते हैं नॉन वोलेटाइल जो कि वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिन्हें आप हीट करके या किसी और सोर्स से वेपर में कन्वर्ट कर दो वो क्या होंगे? वोलेटाइल। और जो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट ना हो वो क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर जो प्रॉपर्टी है वो कौन से सब्सटेंसेस की होगी? वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस की होगी। ठीक है, तो जब भी वेपर प्रेशर की बात होगी तो हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस मैंने ले लिया, जैसे कि मेरा एक क्लोज बीकर है इस तरीके से। ठीक, इस बीकर में हमने कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस ले लिया है, यहां से ये सॉल्यूशन है हमारा, है ना। अब क्या होगा? जब इसे आप हीट करोगे, तो किसी भी लिक्विड को हीट करोगे तो वहां से उसका क्या होगा? वेपर्स बनना शुरू होंगे, है ना। तो यहां से क्या होंगे? वेपर्स बनना शुरू होंगे, और वेपर्स का मूवमेंट कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो सारे वेपर्स क्या होंगे आपके? देखो, यहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे इस तरीके से, सारे वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे। अब क्या होगा? सारा सरफेस यानी कि सारा जो एरिया था वो वेपर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब क्या होगा? जब नेक्स्ट वेपर यहाँ से ऊपर को आएगा तो उसके लिए फिर वहां पे जगह ही नहीं होगी। जगह नहीं होगी तो अब उसे तो वहां पे अकोमोडेट होना है। मतलब वो कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ आके बैठना है, तो फिर इनमें से किसी एक को जगह खाली करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले जो प्रोसेस हो रहा था, मतलब जो मॉलिक्यूल्स ऊपर को जा रहे थे वेपर के, वो प्रोसेस क्या होगा? जब भी कोई लिक्विड से क्या चीज कहते हैं? वेपर्स बनती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? इवेपोरेशन। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इवेपोरेशन हो रहा होगा, है ना। अब अब मैंने कहा कि और मॉलिक्यूल आए और उनके लिए जगह नहीं है वहां पे, तो इनमें से कोई मॉलिक्यूल जगह खाली करेगा, है ना। तो वो मॉलिक्यूल क्या आएगा? वो मॉलिक्यूल नीचे को आना स्टार्ट करेगा। पहले जितने ऊपर जा सकते थे मैक्सिमम चले गए, अब वहां पे स्पेस फुल हो गया, और फिर उसके अलावा भी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि यहां से फिर किसी एक मॉलिक्यूल को नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे आके क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जो है वेपर वाला, ये लिक्विड की सरफेस के संग कोलाइड करेगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फेज में। तो गैसेस से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, है ना। तो जो नीचे आने वाला प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कंडेंसेशन। तो यहीं इसी टाइम पे अब कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिरेगी, है ना, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो कुछ ना कुछ वो फोर्स लगाएगी, और हमें पता है कि फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जब नीचे आएंगे तो इस लिक्विड सरफेस पे क्या लगाएंगे? एक प्रेशर लगाएंगे। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो वही मैंने लिखा भी है कि जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है?
इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ उसी समय एक मॉलिक्यूल ही कंडेंस हो गया, मतलब साइमल्टेनियसली, है ना। पहले तो केवल इवेपोरेशन होगा, फिर जब जगह फिल हो जाएगी तो जगह खाली करने के लिए कंडेंसेशन होगा ताकि दूसरा मॉलिक्यूल वहां आ सके। तो आप बाहर से क्या देखोगे, आपको वो कांस्टेंट ही दिखेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तुरंत एक मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा। तो इसी टाइप के प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे कि आपका क्या हो, इवेपोरेशन का प्रोसेस काय में हो, इवेपोरेशन का प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम में हो, किसके साथ, इक्विलिब्रियम में ऐसे एरो लगाते हैं, किसके साथ, कंडेंसेशन के साथ। तो उस टाइम पे जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करती हैं लिक्विड सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया, डेफिनेशन भी लिखी है देख लो। व्हेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज इन इक्विलिब्रियम विद कंडेंसेशन, द प्रेशर exerted by the vapors on the liquid surface is called vapor pressure। तो वही मैंने आपको समझाया, ठीक। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया, वेपर्स का वो प्रेशर जब वो ठंडी होके कंडेंस होके लिक्विड के सरफेस पे एग्जर्ट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर क्या क्या है। तो अब आप मुझे बताओ, वेपर कैसे बन रहे थे, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है, मतलब पास पास है। अब क्या होगा, मुझे इन्हीं मॉलिक्यूल्स को गैसेस फेज में ले जाना है, तो गैसेस के लिए क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, मतलब लिक्विड को जो इतना स्पेस था अब उस स्पेस को बढ़ा के आपको इतना करना है, मतलब उनके बीच में जो फोर्स उन्हें होल्ड करके रख रहा है उस फोर्स को आपको ओवरकम करके उन्हें दूर ले जाना है। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे बताओ, जहां पे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे वेपर जल्दी बनेंगे, या वहां पे ये गैसेस फेज में जल्दी कन्वर्ट होगा, या फिर जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे वहां पे जल्दी कन्वर्ट होगा। आराम से सोच लो। तो सोचने के बाद तुम्हें ये पता लगेगा कि सर, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा वहां पे हम इन्हें इजीली दूर ले जा सकते हैं, मतलब इजीली इन्हें गैसेस फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अगर अच्छा है तो फिर भाई ज्यादा टाइम लगेगा वेपर्स बनने में, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अगर यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो आप इजीली इनको एक दूर डिस्टेंस तक ले जा सकते हो, यानी कि इजीली गैस फेज में कन्वर्ट कर सकते हो, और इनका वेपर प्रेशर भी कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की वेपर फेज में जाने की, उसको हम बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो जिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मैं लिख के बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं नेचर ऑफ लिक्विड की बात करता हूँ तो जो वेपर प्रेशर होगा, मैं वीपी से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा काहे के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। काहे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। अभी हमने समझ भी लिया, क्योंकि अगर अच्छे फोर्सेस होंगे तो हमें उन्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी गैसेस फेज में ले जाने के लिए, तो वो देर में वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बात रही नेचर ऑफ लिक्विड की। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर पे बताओ किस तरीके से वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर लग क्यों रहा था, जब लिक्विड में से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे और फिर कंडेंस हो रहे थे। तो इवेपोरेशन कब ज्यादा होगा, जब आप उसे ज्यादा हीट दोगे, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा वेपर्स ही फिर कंडेंस भी होंगे, तो कंडेंस होंगे तो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, वही क्या होता है हमारा वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर के संग कैसा रिलेशन होगा इनका, डायरेक्ट, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक।
तो इस बात को मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन आ जाएगा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आएगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर ये अच्छे होंगे तो वेपर प्रेशर फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, तो ये दो हमारे फैक्टर्स थे जिन पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता था, है ना। तो देख लिया आपने, नोट कर लेना इन्हें। पहला था नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में हमने क्या देखा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, और टेम्परेचर में हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और अब पेपर प्रेशर देखेंगे सॉल्यूशंस में क्या क्या होता है, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन जो बने होंगे तो उनमें क्या प्रेशर रहेगा। ठीक है, उसको देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है ना। तो अब हमें इन्हीं का वेपर प्रेशर देखना है। तो देखो चलो देखते हैं। मैं पहले तो एक कोई भी सॉल्यूट ले लेता हूं, है ना। मैंने कोई भी एक ए सब्सटेंस लिया जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक, अब क्या होगा, क्लोज वेसल होना चाहिए वरना वेपर्स तो ऊपर निकल जाएंगे। तो ऊपर निकल जाएंगे तो वो कंडेंस कहाँ से होंगे, फिर तो वो कहीं एटमॉस्फेयर में कंडेंस होंगे, है ना। तो देखो, अब जब ये कोई भी चीज अपने प्योर फॉर्म में होती है तो उसके वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं ऐसे। पी तो प्रेशर हो गया, ऊपर नॉट लगा देते हैं और नीचे जिस चीज का वो प्रेशर है। तो पी नॉट ए क्या डिनोट करता है, पी नॉट ए डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। मतलब उसमें बस एक ए ही कंपोनेंट है और कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है ना। अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं अपना कोई भी सब्सटेंस बी, मान लो इसको सॉल्वेंट बोल लो, है ना, अगर वो सॉल्यूट माना है तो इसमें मैंने क्या कर दिया, एक बी सब्सटेंस ऐड कर दिया, इसके साथ मिला दिया, तो इस समय इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। तो पी नॉट बी का मतलब क्या है, पी नॉट बी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ बी, है ना। तो अभी हमने देखा कि हमने दो कंपोनेंट्स मिक्स करे हैं, ए और बी। एक को सॉल्यूट मान लो, एक को सॉल्वेंट मान लो, तो इनसे क्या बनेगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। देखो लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। तो यहां से जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास ए कंपोनेंट भी होगा और बी कंपोनेंट भी होगा, है ना। ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो अब क्या उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा, नहीं। एक कमरे में भाई तुम अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो बोल बोल के भी पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर उसी रूम में तुम्हारा कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड स्टडी कर रहा है तो तुमको मतलब अपना वॉइस लेवल कम रखना पड़ेगा, उतना तेज नहीं बोल के पढ़ सकते हो। तो वही बात इनका है। ए जैसे पहले अकेले में बिहेव कर रहा था, मतलब अकेले में जो उसके वेपर्स प्रेशर लगा रहे थे उसके लिक्विड सरफेस पे, वो क्या होंगे, अलग होंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में उसे अब दूसरे अपने दोस्त यानी कि बी का भी ध्यान रखना है ना। ठीक, तो यहाँ पे तो पी नॉट ए पी नॉट बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनका अलग अलग प्रेशर देखोगे तो ए का प्रेशर जो इस टाइम हो जाएगा, ए का प्रेशर हो जाएगा पी ए और बी का प्रेशर हो जाएगा पी बी। इनको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, है ना। जो मैंने पी ए से डिनोट किया है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब जैसा वो अकेले में पूरा दिखा रहे थे प्रेशर वैसा नहीं दिखाएंगे, उससे कुछ अधूरा रहेगा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एक किसका हो गया, ए का। सिमिलरली पीबी क्या है यहाँ पे, पीबी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर की बात कब होती है, जब क्या कहते हैं वो किसी के संग मिक्सचर में हो, है ना। अकेले हैं तो हम प्योर फॉर्म में बोल देंगे ऊपर नॉट लगा के कि पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब एक साइंटिस्ट है डाल्टन, उनका एक लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर, अब ये तो आपने अलग अलग बता दिया ना, अब हमें एक साथ भी तो बताना है टोटल प्रेशर कितना है। तो वो बोलते हैं कि जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर इक्वल होता है उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के।
अब वो बात भाई जायज भी है, जो अगर टोटल प्रेशर देखोगे तो इसका और इसका जोड़ दो, है ना। तो ये डाल्टन ने बात बताई इसलिए उनके लॉ पे नाम पड़ गया। लेकिन हम तो ये जनरल भी बता सकते हैं क्या, जो डाल्टन ने बताया था अपने लॉ में। तो डाल्टन का क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो इसमें दो चीजें थी ए और बी, तो इनका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी ए और पी बी के सम के बराबर। और पी ए पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो ये समझ में आ गया आपको कि टोटल मिक्सचर कैसे बताओगे, मतलब टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का कैसे बताओगे। और अलग अलग तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है। तो इतना नोट कर लेना, ठीक है। इतना नोट करने के बाद ये तो बात हो गई टोटल प्रेशर बताने की। अब आगे जब आप बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसको इसमें भी पीए को भी आप आगे फर्दर लिख सकते हो पी नॉट के टर्म्स में। तो वो बात किसने बताई थी, वो बात बताई थी राउल्ट्स ने। तो उनका राउल्ट्स लॉ नाम से पढ़ा है, तो राउल्ट्स लॉ भी देख लेते हैं। अरे मैंने रब नहीं किया, पहले रब कर देता हूँ। देखो जुकाम हो रहा है, तब पता नहीं लग पा रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आवाज भी चेंज लग रही होगी, है ना। इसको रब कर दिया, लॉक करके अब आगे बढ़ते हैं। देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते थे हम लोग, कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था, वो एक्स करके जाई बोल दो साई बोल दो उसको, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम एक कंपोनेंट की बात करें किसी भी, जैसे कि ये हमारे पास मिक्सचर है इस तरीके से, है ना। इसमें क्या था हमारे पास, ए और बी दोनों थे। तो राउल्ट्स लॉ ने कहा कि अगर आप इंडिविजुअली पीए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को ऐसे तो डिनोट करते थे, मतलब ए के जितने जितना मोल्स होंगे अपॉन टोटल मोल्स जो होंगे सॉल्यूशन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही में अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करूं जैसे पी बी, तो उसका पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। देखो अगर ए का पार्शियल प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है तो बी का पार्शियल प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही बात उन्होंने लिखी है। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। वो कांस्टेंट जो यहाँ पे लगता है वही होता है हमारा क्या, पार्शियल प्रेशर। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो कि यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो जो कांस्टेंट लगाओगे वो क्या होगा, वो होगा आपके पास ये वाला, क्या बोलते हैं, पी नॉट वाला, मतलब पार्शियल प्रेशर वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स। तो सर ये अपने आप कहां से आ गया, यही चीज क्यों आई, कोई और आ जाता, एक्स वाई जेड कोई भी कांस्टेंट आ सकता था, है ना। ये क्वेश्चन अराइज होगा, हमने पी नॉट ए ही क्यों लिया, पी नॉट बी क्यों लिया। तो इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं प्योर कंपोनेंट ए की, है ना, फॉर प्योर ए, जब आप प्योर ए की बात करोगे मतलब अगर आपके पास एक बीकर में केवल ए ही कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, ए ही एक ए नाम का कोई भी एलिमेंट या मिक्सचर है उसका, तो वहां पे बताओ उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सर उसके ही होंगे सारे के सारे मोल्स, है ना। यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन वहां पे 1 होगा और कोई चीज है ही नहीं। जितने ए के मोल्स होंगे अपॉन टोटल मोल्स, टोटल भी ए के ही होंगे, तो वो 1 आ जाएगा। तो अगर मैं प्योर ए की बात करूंगा तो वहां पे प्योर ए में उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1, है ना। अब इसको तुम यहाँ पे वो कर दो, रिलेट कर दो। देखो पीए क्या था, पीए बराबर था आपका, अब मैं कोई और कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। पहले तुम्हें क्या था, पहले था पीए जो था वो प्रोपोर्शनल था काय के, एक्स ए के। अब कहोगे सर आप कोई और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने सपोज के लगा दिया, के लिख दे रहा हूँ। और इस समय एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो फिर पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बराबर, यानी कि कांस्टेंट के बराबर। और मुझे बताओ, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि जब भी कोई प्योर फॉर्म में होता है तो उसका प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, उसका प्रेशर हम लिखते हैं पी नॉट एस, मतलब उसी के पी नॉट से, है ना। तो मैं उसका पी नॉट लिख दूंगा यहाँ पे, देखो तो उसका क्या आ जाएगा पी नॉट। तो वो जो कांस्टेंट आया है वो मैंने पी नॉट ए क्यों लिखा, इसी वजह से लिखा। ठीक, बी के लिए देख लो, अगर बी के लिए देखना है तो देखो, अगर मैं फॉर प्योर बी बात करता हूं तो प्योर बी का मतलब वहां पे बी का मोल फ्रैक्शन कितना, बी का मोल फ्रैक्शन वहां पे 1। और आप कहोगे सर राउल्स लॉ ने बोला था कि किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगा दो, लगा दिया, लो बेटा लगा दिया कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 हो गया। और आपको पता है कि प्योर फॉर्म में किसी भी चीज का प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, पी नॉट लगा के, मतलब वो जीरो इम्प्योरिटीज है वहां पे, केवल वही। तो मैंने इसीलिए वहां पे आपको डायरेक्ट वो वैल्यूज बता दी, क्योंकि हमें याद रखना है ना। ये प्रूफ तो नहीं कर सकते हो बोर्ड की कॉपी में, कर भी दोगे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसे ही लिखा है बुक्स में भी कि पी नॉट, पी ए जो है मतलब पार्शियल प्रेशर जो ए का है इस ए बी के मिक्सचर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काहे के, उसके मोल फ्रैक्शन के। और जो पी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के मोल फ्रैक्शन के, यानी कि हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है जो कि उसी कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लो, ये करना है इसमें। तो राउल्स लॉ डिफाइन करने को भी आ जाता है ना, और यही है। अब राउल्स लॉ को आगे यूज करके टोटल प्रेशर देखते हैं मिक्सचर का क्या आएगा। ठीक, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड मैंने ब्लैंक बनाई थी, शायद बनाई तो है, इसको रब करना पड़ेगा, उस पर यहाँ पे जगह नहीं है ना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, अपनी ब्लैंक स्लाइड मैंने ऐड करी थी क्या, हाँ। देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, अब हमें टोटल प्रेशर बताना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास वही फिर से एक सॉल्यूशन था जिसमें कि हमारे पास ए कंपोनेंट था एक सॉल्यूट और बी था एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी हमने राउल्स लॉ से क्या देखा, जो अभी हमने राउल्स लॉ पढ़ा उससे हमने क्या देखा, उससे हमने देखा था कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर है, जैसे कि ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काहे के, उसी के मोल फ्रैक्शन के। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है जो कि उसी कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के प्रेशर के बराबर होता है ना। ऐसे ही अगर मैंने पी बी की बात करी थी तो पी बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर बी के मोल फ्रैक्शन के, है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इक्वल टू लगा के क्या लगा दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि पी नॉट बी आ जाएगा, यानी कि उसके प्योर फॉर्म का प्रेशर। अब आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन यूज करो, याद है वो बोलते थे कि टोटल प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा डाल्टन के लॉ से, है ना। वो मैंने लिखा था राउल्स के लॉ से, ये मैंने लिखा डाल्टन्स लॉ से। तो अब यहाँ से आप पी ए और पीबी की ये वाली वैल्यूज यूज करो, देखो क्या आएंगी। पी ए की तो आ जाएगी पी नॉट ए एक्स ए, है ना। और पीबी की क्या आ जाएगी, पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आ रहा है, यहां से वैल्यूज ली है ना। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शंस का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो क्या चीज आपको पता है कि सर अगर दो बाइनरी मिक्सचर है, मतलब दो कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उनका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल रहेगा। तो इसको जब तुम यूज करोगे तो किसी एक का तुम अपना यूज कर लो, एक्स बी का यूज करना चाहो एक्स बी का रिप्लेस कर दो, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इसको तुम यहाँ यूज करोगे तो क्या बन जाएगा ये, अभी हमने टोटल प्रेशर को दोनों कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के प्रेशर से रिलेट किया, यहाँ पे दोनों फॉर्म के पार्शियल प्रेशर से रिलेट किया। अब हम किसी एक के ही उससे रिलेट कर देते हैं, देखो किसी एक के ही मोल फ्रैक्शन से।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बी की जगह में क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस एक्स ए, है ना, ये आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लो, पी नॉट ए तो ऐसे ही रहा, एक्स ए भी ऐसे ही रहा, इसको ओपन करोगे तो पी नॉट भी ये आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स ए, है ना। तो यहाँ पे अब आप पी नॉट मतलब ये एक्स से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पी नॉट भी ऐसे बच जाएगा, और यहाँ पे आप अगर एक्स से कॉमन ले लोगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या आ जाएगा, एक्स से आ जाएगा, एक्स से यहाँ से मैंने कॉमन लिया है। तो टोटल प्रेशर के आपके पास देखो कितने सारे फॉर्मूले आ गए। एक बार तो आया केवल पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, एक बार आया केवल प्योर फॉर्म और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। इस बार प्योर फॉर्म के प्रेशर तो है लेकिन मोल फ्रैक्शन किसी एक ही कंपोनेंट का है। तो अगर हमें मान लो केवल सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन पता है तो हम वहां से भी टोटल प्रेशर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया आपका टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन। तो राउल्ट्स लॉ को अगर और आगे आप डिराइव करते हो तो फाइनल ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। आ गया होगा आपको ये समझ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ से अभी आप आगे देखोगे, यहाँ से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, है ना, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसको वाई एक्सिस मान लोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप, है ना, और ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपका इंटरसेप्ट। तो अभी आगे देखेंगे, ठीक, इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, जो कि क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए है और 3 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी है। तो इसको एक बार ड्रॉ करें, कैसा है ये देखो। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि एक मिक्सचर है इसमें कि आपके पास 2 वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट हैं, ए और बी, है ना। यहाँ पे ए के मोल्स कितने हैं, ए का कितना है, 1 मोल प्रेजेंट है, और बी के कितने हैं, बी के 3 मोल प्रेजेंट है ना। अब देखो आगे क्या बोला है इन्होंने, जो पार्शियल प्रेशर है ए का, पार्शियल प्रेशर कैसे डिनोट करते हो, पी ए से। पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर है आपका 100 एमएम एच जी प्रेशर की यूनिट होती है। और जो बी का पार्शियल प्रेशर है वो कितना गिवन है, वो देखो 80 एमएम एच जी गिवन है ना। तो आपको पार्शियल प्रेशर भी पता लग गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते थे हम, अपने डाल्टन का एक्सप्रेशन ध्यान करो, पीटी क्या होता था, पीटी होता था पी ए प्लस पी बी। ये देखो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी मतलब अलग अलग दिया है, जब ए प्योर फॉर्म में होगा तो ये पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करना और ये पी नॉट बी से। टोटल प्रेशर होता है पी ए प्लस पी बी यानी कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का सम। तो इसको आप राउल्ट्स लॉ की हेल्प से कैसे लिख सकते हो, आगे एक्सपेंड करके इसको लिख सकते हो सर पी नॉट ए एक्स से, क्योंकि राउल्ट लॉ ने बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि यहाँ पे प्योर फॉर्म का प्रेशर था वो हमें गिवन है। मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है लेकिन मोल्स तो गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, है ना। तो उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, ए के कितने मोल हैं 1 और बी के कितने हैं 3, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया 1/4 आ गया। ऐसे ही अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आ जाएगा, बी के मोल्स ऊपर रखना अपॉन में टोटल मोल्स रखना, टोटल यानी कि ए और बी के मोल्स ऐड कर दोगे। तो बी के मोल्स कितने थे 3 और 1 + 3 तो कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, इसको यहाँ पुट कर दो, पी नॉट ए पी नॉट बी यहाँ पे गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और एक्स ए कितना है आपके पास 1/4 और पी नॉट बी कितना था 80 एमएमएचजी और मोल फ्रैक्शन कितना है बी का 3/4। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स और
ये करोगे तो 20 टाइम्स जाएगा, और वो 30 लिखा है मतलब 3 लिखा है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 60 यानी कि 85, और यूनिट क्या आएगी प्रेशर की, जो कि गिवन कितना था mmHg, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो हम प्रेशर से ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज ऐड कर रहे हैं उसी की क्या आ जाती है यूनिट आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। देख लो समझ आया, वही फॉर्मूला यूज किया है, प्रेशर अलग अलग ए और बी का दिया है, मतलब उनके प्योर फॉर्म का दिया है, मोल्स दिए थे, मोल से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दी, नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास कुछ अलग टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, अलग क्या मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही है वो दो होते हैं, एक होते हैं आइडियल, एक होते हैं नॉन आइडियल। तो ये किस बेसिस पे उपजे इनका भाई, बर्थ किस बेसिस पे हुआ, इनका बर्थ हुआ राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे। राउल्ट ने बोला था ना कि जो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है ना। तो अब उन्होंने देखो जब ये बात बोल दी तो उस बात को कितने सॉल्यूशन ने फॉलो किया, और तो वो तो बोल के चले गए है ना, हमने भी बोला कि पढ़ा दिया तुम्हें। अब कितने बच्चों ने उस बात को फॉलो करी, जो काम पढ़ाया उसको दोबारा पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस करी नहीं करी। तो जिन लोगों ने या जिन सॉल्यूशन ने राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया उनको क्या बोला गया कि भाई तुम आइडियल सॉल्यूशन हो। आइडियल मतलब जैसा तुम्हें होना चाहिए, जैसा राउल्ट ने बोला तुम्हारे लिए। तो वो क्या डेफिनेशन है उसकी कि द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्यूशन की कुछ भी कंसंट्रेशन हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी भी हो उसमें वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या था, राउल्ट्स लॉ हमारे पास फाइनली ये था ना, Pt इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, जो फाइनली था। मतलब ऐसे तो बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, फाइनल यही था ना कि टोटल प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल प्योर फॉर्म के प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। अब कितने लोगों ने इसे फॉलो किया, वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो अब कौन से लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो देखो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं आइडियल सॉल्यूशन के, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी कि जब उन दोनों को आप मिक्स करोगे दो कंपोनेंट्स को, तो जो उनकी वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा होगा वो जीरो आएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप, मतलब मैं बता रहा हूँ देख, मतलब अगर आपने दो चीजें ली, यहाँ पे आपने लिया ए, ठीक है, ए आपने लिया 40 ml, ठीक, इसमें आपने एक बी कंपोनेंट ऐड कर दिया, और बी कितना ले लिया आपने, बी भी 40 ml ले लिया। तो बेटा जो इसको जोड़ने के मतलब जो कंबाइन होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वॉल्यूम भी कितनी आ जाएगी, उनकी वॉल्यूम भी 40 नहीं आएगी, जुड़ेंगे तो यार ये तो ए प्लस बी लिखना था ना, देखो क्या लिख गया मैं, यहाँ पे क्या लिखना था ए प्लस बी है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वॉल्यूम 80 ml आ गई। मतलब चेंज कैसे निकालते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल करके। फाइनल वॉल्यूम कितनी आई 80, और इनिशियल कितनी आई है आपकी, दोनों को जोड़ लो 40 40 80, तो जब 80 माइनस 80 करोगे तो जीरो आएगा ना। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, जितना आपने मिक्स किया उतने ही मिलेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन लोग बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो लोग बनाते हैं जिनमें की इंटरेक्शन सेफ टाइप का हो, जैसे कि अगर ए के बीच में बॉन्ड बना है तो यहाँ पे भी जो इनके बॉन्डिंग का नेचर होगा वो सेम होना चाहिए किसका, बी और बी के। और फिर जो सॉल्यूशन बनेगा ए और बी, उसमें भी क्या रहने चाहिए, इंटरेक्शंस सेम रहने चाहिए, तभी भाई उनकी सारी बातें एक जैसी चलेंगी, है ना। अब एक नई प्रॉपर्टी मतलब नया जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यहाँ से हम बताएंगे वो है इनकी एंथैल्पी, है ना, डेल्टा एच।
डेल्टा एच भी 0 रहता है मिक्स करने के बाद। देखो कैसे रहता है, अगर मैं कह रहा हूँ ए टू मॉलिक्यूल था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है, मतलब इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी देनी है। वही बॉन्ड बी और बी के बीच में भी है, तो वहां पे भी उतनी ही एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी 10 जूल एनर्जी लगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे भी 10 जूल एनर्जी लगी। ठीक, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी लगती है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मान लो ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों लोग एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी वो होगी ना यूज, मतलब इनकी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इनको एनर्जी मिलने की बजाय इनकी एनर्जी लॉस होगी। तो कितना होगा, जितना इन दोनों को ब्रेक करने में लगा, ए इधर से चल के आएगा 10 जूल एनर्जी के संग, बी इधर से चल के आएगा 10 जूल एनर्जी के संग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, कितनी हो जाएगी 20 जूल। तो जब आप डेल्टा एच देखोगे तो वो भी 20 माइनस 10 प्लस 10, यानी कि 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा 0। तो आपने क्या देखा, मिक्स करने पे वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया, और ना ही कोई हीट एनर्जी रिलीज हुई, ना ही कोई एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि जितनी एब्जॉर्ब करी होगी उसने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतनी ही रिलीज कर दी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये बात समझ में आई। ठीक, तो अगर मैं इसको आपको लिखवाऊं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन लोग बनाते हैं, है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन लोग बनाते हैं, देखो अगर यहाँ पे हमें लिखना है तो आइडियल सॉल्यूशन कौन लोग बनाते हैं, लिख लेना, पेंसिल ये है कि आइडियल सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट, जिनमें की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, फॉर्म बाय कंपोनेंट्स हैविंग सेम इंटरेक्शंस, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सेम होगा, तभी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो ये बात नोट करके रखना। अब कोई एग्जांपल देखना चाहो तो इनका एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने हेक्सेन और हेप्टेन, इनको जानते हो नहीं, देखो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट होगा। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन की चेन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या रही, सेम रही कि नहीं रही, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या बना लिया, आइडियल सॉल्यूशन बना लिया। आ गई बात समझ में, है ना। ऐसे ही आपके पास और कंपोनेंट हो सकते हैं, और कोई एग्जांपल ले सकते हो, आप ले लो, देखो आप ले लो क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन का मिक्सचर, कंपोनेंट वही लेने पड़ेंगे ना जो लिक्विड होंगे, हर किसी का थोड़ी ले सकते हैं। तो देखो क्लोरोइथेन कैसा दिखेगा, इथेन मतलब 2 कार्बन की चेन और उसमें एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ब्रोमो मतलब, इथेन मतलब 2 कार्बन की चेन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखो कैसे चार्जेस डेवलप होंगे, पार्शियल, क्योंकि हेलोजन है ना, ये हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करा के रखेंगे। तो यहाँ भी देखो पार्शियल चार्जेस वाला नेचर आ गया। तो इंट्रेक्शन कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अगर इंट्रेक्शन सेम है तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की ये 2 प्रॉपर्टी थी। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, वो होती है एंट्रोपी। ठीक है, ये सारी मिक्सिंग की है। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मतलब होता है किसी भी चीज की डिसऑर्डरनेस। जैसे कि अगर मैं मिक्सचर लूं आपके पास, ये नोट कर लेना कौन लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक, तो इसको मैं जरा रब करूंगा अगली प्रॉपर्टी समझाने के लिए, इसको देख लेना। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आएगा। देखो पहले आपके पास ये था, यहाँ पे केवल ए मॉलिक्यूल्स थे, फिर आपने इसमें बी ऐड किया तो वहां पे कितने रहे, बी मॉलिक्यूल्स रहे, फिर ये ऐड करके क्या बन गया, ए और बी का मिक्सचर बन गया, है ना। तो अब मुझे बताओ, जब तुम यहां से कोई चीज निकालोगे तो वो क्या लग निकलेगा, ए का मॉलिक्यूल ही निकलेगा, और यहां से निकालोगे तो बी का मॉलिक्यूल ही निकलेगा।
मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो पक्की पक्की है कि सर यहाँ से ए का ही मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से बी का। लेकिन जब यहाँ से निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हाफ हाफ हो जाएगी, सर ए का भी आ सकता है और बी का भी आ सकता है। और अगर मैं यहाँ पे इनके डिसऑर्डर की बात करूं, मतलब वही बात हो गई ना यार, एक रूम में एक बच्चा शैतान बच्चा बैठा है अलग अलग, एक में दो बैठे हैं, तो वो शैतानी कहाँ पे, मतलब वो जो रूम में भसड़ मचेगी वो कहाँ पे ज्यादा मचेगी, जहाँ पे दो शैतान बच्चे बैठे होंगे, है ना। तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो जो एंट्रोपी है वो कुछ नहीं, बस इसी डिसऑर्डरनेस का मेजर है। एंट्रोपी क्या मेजर करता है, डिसऑर्डरनेस, है ना, कितनी रैंडमनेस है। तो आप जब बाद वाला माइनस पहले वाला करोगे तो आपको पता है बाद में डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो फिर क्या कैसा रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा माइनस कम करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एस कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। जनरली डेल्टा वी और डेल्टा एस तो बताया जाता है हम लोगों को, डेल्टा एस नहीं बताया जाता है, बता दे रहे हैं भाई, काम ही तो आएगा। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स है ना, तो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब वो 11th में हो चुका है, तो पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं। देखो कोई भी प्रोसेस अगर खुद ब खुद होता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली होता है, तो उसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये खुद ब खुद ही तो मिक्स, मतलब मिलाया हमने, बाद में तो खुद ब खुद मिक्स हो गए, है ना। कोई एनर्जी बाहर से कोई और सोर्स तो नहीं देना पड़ा, बस इनको ऐड करना पड़ा एक दूसरे में। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद ब खुद हुआ है। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी रहता है ऐसे केस में वो नेगेटिव रहता है ना, नेगेटिव। ठीक है, इसको लिख लेना। तो ये चार थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं कि सर मिक्सिंग करने में कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाती है और गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव आता है, क्योंकि वो होता ही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव। ये बात समझ में आई, तो इसको लिख लेना। देखो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, उधर एग्जांपल लिखवा दिए थे मैंने। ठीक है, इसके बाद आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ देखते हैं कैसा आता है ना। और इनका जो प्रेशर आया वो इक्वली क्यों आया, जैसे कि इसका प्रेशर यहाँ पे क्या है, इसका प्रेशर है यहाँ पे आपका कुछ भी मान लेते हैं, देखो अभी तो पी नॉट यही रहेगा, और इसका कितना है, इसका पी नॉट बी है, और यहाँ पे कितना है पी टी, यानी कि पी ए प्लस पी बी ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, देखो प्रेशर कैसे बताया था, फैक्टर्स याद करो, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर ए और ए के बीच में सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सेम एनर्जी लगेगी उनको वेपर फेज में ले जाने के लिए, मतलब सेम इनका वेपर प्रेशर होगा। उतनी ही एनर्जी बी के मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करने में लग रही है, गैसेस बनाने में, तो यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होगा। और सेम इंट्रैक्शन यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे भी सेम इंट्रैक्शन है तो उतना ही तो प्रेशर जनरेट होगा, तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन आया। पी ए में फिर हमने वैल्यूज लगा दी पी नॉट ए एक्स से, है ना। तो सेम प्रेशर इक्वल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन सेम था, जो ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन था वही इंट्रैक्शन किस में था, बी और बी के बीच में, और फाइनली ए और बी के बीच में भी इंट्रैक्शन सेम था, तो इंट्रैक्शंस वर ऑलमोस्ट सेम। अब कंप्लीटली आइडियल तो कोई नहीं होता है ना, सारी बात तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जो सारी बात मान ले उसको हम बोल सकते हैं कि तुम आइडियल हो। तो यहाँ पे इंट्रैक्शंस कैसे थे, ऑलमोस्ट सेम थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा आता है, देखो इसको रब कर देता हूं, इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ के लिए आपको अपनी वो वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, राउल्स लॉ की फाइनल वाली। देखो राउल्स लॉ क्या था कि सर जो टोटल प्रेशर था वो इस तरीके से आ रहा था, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स पी करके। अब मैं कह रहा हूं किसी एक कंपोनेंट को आप रख लो यहाँ पे, है ना, मतलब किसी एक कंपोनेंट को अगर आप एक्स ए को रिप्लेस करते हो तो एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स बी लिख लो, पिछली बार वो लिखा था, कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें बस मोल फ्रैक्शन एक ही चीज का लिखना है ना। तो यहाँ पे देखो जब इसे आप ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ नहीं किया है, और ये क्या आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप ले लेना कॉमन, किसे कॉमन ले लेना एक्स बी को, तो क्या बच जाएगा अंदर,
पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स से, बस डेरिवेशन हो रही है, देख लेना। अब इसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, जो कि होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, है ना। तो देखो अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर मैं इधर प्रेशर प्लॉट करूंगा, देखो अगर ये मेरा ऐसे डायग्राम बनने जा रहा है, इसमें स्केल वाला फीचर भी होता है, वो मैं देखूंगा कैसे होता है, उससे स्ट्रेट लाइन बनेगी फिर, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मतलब ये जो वाई एक्सिस है इस पे प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। तो स्टार्टिंग में मान लो आपके पास ए ही कंपोनेंट था एक तरफ, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इस टाइम पे, 1 हो जाएगा, और बी का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा अभी मैं ए लेके चल रहा हूँ। तो जब केवल ए ही प्रेजेंट होगा एक बीकर में, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका कुछ प्रेशर हो जाएगा, है ना। उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, प्योर फॉर्म का प्रेशर नॉट लगा के करते हैं तो पी नॉट ए हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा आप बी ऐड करते जा रहे हो और ए रिमूव करते जा रहे हो, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे मोल्स बी के होंगे, ए के कितने मोल्स हो जाएंगे, 0। तो जब सारे के सारे मोल्स बी के होंगे तो सारे का सारा प्रेशर भी तो बी की वजह से होगा। और एक बात मान के ये चलना कि बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है ए से, ये क्या लिखा है मैंने, वोलेटाइल का ऑर्डर, है ना। तो बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब ज्यादा वेपर्स बनाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी कि पी नॉट बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे अभी बी का प्रेशर कुछ नहीं था, 0 था, जैसे जैसे बी ऐड करोगे क्या होगा, बी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बी का प्रेशर बढ़ेगा, और फाइनली जितना हो सकता है प्योर फॉर्म का मैक्सिमम उतना हो जाएगा। और ए कम हो रहा है, जो चीज कम हो रही है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, उसका प्रेशर भी कम होगा, उसका प्रेशर कम होते होते ये आ जाएगा। ठीक है, ये मिक्सचर की बात चल रही है। तो ये वाला ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है पी बी का प्रेशर, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है पी नॉट बी और एक्स बी के इक्वल। और ये वाला ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला ग्राफ डिनोट कर रहा है पी ए का प्रेशर, जो किसके बराबर हो जाता है, पी नॉट ए, यानी कि उसी के प्योर फॉर्म और उसके मोल फ्रैक्शन। अब अगर मुझे पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर चाहिए तो इन दोनों लाइन को जोड़ देना, वो जो प्रेशर आता है वो आता है टोटल प्रेशर, और वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। ठीक है, और पी ए पी बी ऐसे भी लिख सकते हो और ओपन करके। तो ये जो ग्राफ आया ये किसके लिए आया है, ये आया है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जिनके लिए हमने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया था मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया था, वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया था वेपर प्रेशर। हमने इमेजिन किया कि पहले हमारे पास एक ए नाम का कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो सारे का सारा प्रेशर उसकी वजह से पी नॉट है, फिर धीरे धीरे ए कम हो रहा है, बी बढ़ रहा है, तो सारा का सारा प्रेशर बी की वजह से। अब जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमने इस लाइन के करस्पॉन्डिंग दे दिया। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ समझ आ गया। तो ये सारी बात थी किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी देख लो जब आइडियल देख लिए, है ना। तो नॉन आइडियल वो होंगे जो हमारे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्ट लॉ क्या बोलता था, राउल्ट लॉ ये बोलता था कि सर कितनी बार बताओगे, देखो राउल्ट लॉ यहाँ ये बोलता था कि जो टोटल प्रेशर है वो आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के सम के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर ये बात फॉलो नहीं हो रही है, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे अनइक्वल का साइन आ जाएगा। तो या तो ये टोटल प्रेशर इससे ज्यादा आएगा या ये टोटल प्रेशर इनसे कम आएगा, है ना। तो इसी बेसिस पे फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक बार तो क्या होगा, उनका प्रेशर लो आएगा, तो लो आएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, है ना, नेगेटिव डेविएशन वाले। और अगर हाई आ जाता है तो हम बोलेंगे ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, ठीक। तो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद
नेगेटिव डेविएशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। इनकी खास बात क्या है कि ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जो इनका टोटल प्रेशर आएगा वो इस वाले प्रेशर को हम निकालेंगे, उससे कम आएगा या ज्यादा आएगा। कम आया तो नेगेटिव डेविएशन, ज्यादा आया तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन पॉजिटिव और नेगेटिव का हम करते हैं क्या, पर्दाफाश। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो वो आप टोटल प्रेशर निकाल रहे होगे वो क्या आएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। किससे? वो ज्यादा आ जाएगा इस चीज से जिससे आपने कैलकुलेट किया। आप तो इससे कैलकुलेट करते हो ना, और आपने मान लो किसी मशीन से मेजर किया तो वो आपका ऑब्जर्वेशन है, तो वो ऑब्जर्वेशन वाला प्रेशर क्या मिला आपको, ज्यादा मिला। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर आया वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आया। कैलकुलेटेड मतलब तो सर हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ठीक, वो कुछ वैल्यू आई, लेकिन जो हमने कोई एपरेटस था बैरोमीटर वगैरह जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं उससे ज्यादा आ गई। तो सर ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको समझो बात को। देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से वही डायग्राम डिब्बे वाला बनाना पड़ेगा जिसमें आपके पास क्या होगा, केवल ए प्रेजेंट होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा किसे, बी और बी वाले मॉलिक्यूल्स को, ताकि आपका सॉल्यूशन बन जाए ए बी वाला। सॉल्यूशन बन गया सर, हर बार यही बना रहे हो, कोई बात नहीं। अब देखो इसको समझो कि ये वाला जो प्रेशर आ रहा है ये तो आपका ज्यादा आ रहा है इन दोनों के सम से, तो ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो प्रेशर कब ज्यादा होगा, पहला फैक्टर ध्यान करो, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ए और बी के बीच में वो कैसी हैं, वीक। किनके रिलेशन, अब वीक और स्ट्रॉन्ग भाई किसी के रिलेशन में तो बताओगे। तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक हैं, किसके कंपैरिजन में, प्योर ए और प्योर बी के कंपैरिजन में। फिर से समझो, अगर ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनका वेपर देर में बनेगा, मतलब इनका वेपर प्रेशर कम होगा। बी और बी के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनका वेपर देर में बनेगा, मतलब इनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, वो कम होगा, और कम कम वालों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कम ही तो आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। अब वीक हो गया तो इजीली एस्केप कर जाएंगे वेपर फेज में, और इनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर लगाऊं तो मैंने क्या पाया कि सर ये पाया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो ए और ए में स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू ए बी। तो यहाँ पे मतलब वीक थी तो वहां से वेपर इजीली बन गया। वेपर का मतलब यही तो है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाना। तो हमने क्या पाया कि पॉजिटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, तो दीज आर शोन बाय द सॉल्यूशंस वेयर इंटरेक्शंस इन प्योर फॉर्म में, मतलब इंटरेक्शन प्योर फॉर्म में अच्छे हैं। इंटरेक्शंस इन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्यूशन। मतलब प्योर सॉल्यूशन में इंटरेक्शन वीक है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके वेपर इजीली बन जा रहे हैं और उनका वेपर प्रेशर ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर आप इसको 40 ml डालोगे और इसको भी आप 40 ml डालोगे तो आप पाओगे आपको थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 81 ml मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है तो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है जैसे कि गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं ना, और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई बाय मॉलिक्यूल्स। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो भी
थोड़ा सा बड़ा, मतलब 80 का 81 हो गया, 19-20 जो बोलते हो अपनी रफ लैंग्वेज में। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, हमने ये पाया कि सर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो मतलब 0 से ज्यादा आएगा। तो देखो ना, 81 - 80 करो, है ना। ऐसे ही फिर क्या आएगा, जो डेल्टा एच भी आएगा वो भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये दोनों एक जैसे चलते हैं, लेकिन ये हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि एंट्रोपी तो अब भी बड़ी होगी ना। एंट्रोपी तो अब भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे केवल अकेला ए और ए था, बी और बी था, मतलब उनकी रेंडमनेस कम है। यहाँ हाथ डालोगे तो ए का ही मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ हाथ डालोगे तो बी का ही मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन यहाँ रेंडमनेस बढ़ गई, सर ए का भी आ सकता है और बी का भी आ सकता है। तो एंट्रोपी क्या होता है, रेंडमनेस का मेजर ही होता है। और ये दोनों आपस में मिल भी जा रहे हैं, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी है, तो डेल्टा जी भी क्या रहेगा, नेगेटिव। ये दोनों चीजें हर जगह सेम रहेंगी, लेकिन ये चीज वेरी होती रहेंगी। वहां देखो इक्वल टू 0 था, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है। आ गई बात समझ में? इसको एग्जाम्पल से समझाएं, इसे नोट कर लो, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ध्यान रखना, ऐसा एग्जाम्पल लेना जिनके बीच में पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो और सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हो जाए, वीक हो जाए। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, एग्जाम्पल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है, लेकिन हम ऐसे भी याद करा देंगे जो जनरल होते होंगे। देखो, एसीटोन में पहले क्या होगा, एसीटोन में पहले हुई होगी, एसीटोन होता क्या है पहले तो ये देखो, एसीटोन होता है ये CH3CO CH3 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पहले क्या रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे CH के मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है पहले। ये क्या बनाई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कार्बन डाइसल्फाइड कैसा रहता है, कार्बन डाइसल्फाइड रहता है ऐसा, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2, यानी कि C डबल बॉन्ड CS, इस तरीके से। अभी तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब ये यहाँ आ जाते हैं तो ये इनके बीच में स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में फिर ब्रेक हो जाती है। तो जिसकी वजह से पहले तो अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन अब ये दोनों मिले, तो मिलने के बाद फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हुई तो क्या हुआ, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन फिर पहले के मुकाबले जो है वो खराब हो गया। तो पहले इंटरेक्शन अच्छा था, अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इनकी आने की वजह से खराब हुआ। तो वही तो केस आया कि प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अच्छा इंटरेक्शन है, लेकिन सॉल्यूशन में आके फिर खराब हो जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहो इसमें तो एसीटोन वाटर का आ जाता है। इसमें भी वही है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी रहती है, बाद में वीक हो जाती है। और देखना चाहो तो वाटर और इथेनॉल का देख लेना, इसमें भी क्या होता है, पहले तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाद में वीक हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो ये इसके एग्जाम्पल थे, एक मार्क्स में एग्जाम्पल भी आ जाते हैं कभी कभी, है ना। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल और ग्राफ। डेफिनेशन तो बना ही दोगे, थ्योरी तो लिख ही देते हो, है ना। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन का ध्यान में रखना। ठीक है, अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, बना दूंगा, कोई बात नहीं। देखो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा था, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा था, देखो फिर से बनाना सिखा रहा हूँ, वहां पे नहीं समझ आया हो तो। पहले हमारे पास मान के चलो ए कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो सारे के सारे मोल्स उसके ही होंगे, बी बिल्कुल नहीं है यानी कि 0 है। फिर मैंने कहा अब आप ए निकालते जा रहे हो, बी उसमें ऐड करते जा रहे हो, तो सारे के सारे मोल्स बी के हो जाएंगे, ए बिल्कुल नहीं बचेगा। तो जब केवल ए प्रेजेंट होगा तो वहां पे उसका तो प्रेशर होगा वो केवल प्योर ए का होगा, तो पी नॉट ए। जब केवल बी प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट बी, है ना। अब आप देखो, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखो आपके मिक्सचर में ए कम होते जा रहा है, बी बढ़ते जा रहा है, ए कम होते जा रहा है, तो ए का प्रेशर क्या होगा, ए का प्रेशर भी कम होते जाएगा। ठीक, और बी बढ़ते जा रहा है तो
बी का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। और जो टोटल प्रेशर है वो ये आता था इन दोनों को ज्वाइन करके। तो ये तो था आइडियल सॉल्यूशन का कर्व जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। अब अगर तुम्हें अलग से इसमें दिखाना है कि सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा आता है, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर क्या आ गया, ज्यादा। तो ज्यादा के लिए आप ऊपर से पीक दिखाओगे ना, तो देखो इस तरीके से हम पाएगा, इसका ऐसे आ जाएगा, बस सही से बन जाए, मेरे से बन जाएगा ऐसे, देखो ऐसे उस लाइन से ऊपर हो, ऐसे ही ए का भी उस लाइन से ऊपर हो, और फिर टोटल सॉल्यूशन का भी उस लाइन से ऊपर। तो ये क्या आया, ये आया टोटल प्रेशर यानी कि पी ए प्लस पी बी, है ना। और ये ए के ऊपर आ रहा था तो ये ए का आया, इक्वल नहीं आएगा इस बार क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, ज्यादा आता है ना, तो ज्यादा वाला साइन लगाना, तभी तो वो ऊपर आया, है ना। और ऐसे ही ये भी ज्यादा आएगा, कैसे, क्या लिखते थे, पी नॉट ए एक्स ए से, और ये ज्यादा आया किससे, पी नॉट बी एक्स पी से, अगर ये पी बी है तो। ग्राफ समझ में आ गया, कुछ नहीं, बस जैसा आइडियल का था उसके ऊपर से स्टार्ट किया क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। तो ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का। और हाँ, क्या क्या एक्सिस तो मेंशन कर ही दो। एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है ना। तो ये बात नहीं भूलनी है हमें। काय का था, पॉजिटिव डेविएशन का। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन को समझ लेते हैं। ठीक, नेगेटिव डेविएशन पे आ जाओ। नेगेटिव डेविएशन पे आओगे जब जब हम स्लाइड बदलेंगे, जो बदल दी, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं नेगेटिव डेविएशन को, तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, या मतलब पहली बात तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तभी तो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब जो आप वेपर प्रेशर निकालोगे वो कम आ जाएगा, मतलब जो टोटल आप मेजर करोगे किसी एपरेटस से वो क्या आएगा, वो कम आएगा एज कंपेयर टू जिससे आपने फॉर्मूले से निकाला है ना। ये आ इस तरीके से, मतलब ये तो आपने कैलकुलेट किया था ना, ये आपने ऑब्जर्व किया था, तो ऑब्जर्व वाला क्या आ गया, कम, और कैलकुलेटेड वाला क्या आ गया, ज्यादा। तो तभी तो बोलोगे नेगेटिव डेविएशन आया है, क्योंकि एक्चुअल में तो वही रहा होगा जो ऑब्जर्व किया है। भाई मशीन सही रीडिंग देगी, हमसे तो गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, तभी हमने बोला नेगेटिव डेविएशन आया। अब नेगेटिव डेविएशन आएगा कब, जैसे वहां पे क्या था, पहले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छे थे, बाद में वीक पड़ गए, तो बाद में उनका अच्छे से, मतलब उन्हें हम गैसेस में ले जा पा रहे थे, उनका प्रेशर बढ़ जा रहा था। अब प्रेशर कम हो गया, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट। देखो अगर मैं बोलूं ए और ए के बीच में अगर जो इंट्रैक्शन है, या फिर जो बी और बी के बीच में इंट्रैक्शन है, वो कैसे पड़ गए, वीक पड़ गए एज कंपेयर टू ए बी के इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, कहां पे, आर स्ट्रॉन्गर इन सॉल्यूशन, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट। तो यही अगर कोई पूछे कि कौन से लोग इस तरीके के नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, तो वो शो करेंगे जिनमें कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में तो क्या हो, इंट्रैक्शंस वीक हो, लेकिन सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे इंट्रैक्शन तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इनको, अगर मुझे ये लिक्विड है अब इनको गैस में बदलना है तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो देर में वेपर बनेंगे, है ना, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। तो टोटल वाला वेपर प्रेशर ये सॉल्यूशन का होता है, और यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, इजीली ये लोग वेपर बना देंगे। आई बात समझ में। तो कौन से लोग दिखाएंगे नेगेटिव डेविएशन, जहां पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या हो, वीक इंट्रैक्शन हो एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई।
एग्जाम्पल से समझ लो, देख लो। एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, किसका बताएं? एग्जाम्पल बताना है तो बताते हैं आपको, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का ले लेते हैं। देखो एसीटोन तो पहले भी आया था, क्लोरोफॉर्म नया आया है। CHCl3 होता है और एसीटोन आपको याद ही हो जाना चाहिए, CH3CO CH3 होता है। तो देखो अब होगा क्या, अब होगा ये कि CHCl3 का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उससे अच्छी अब यहाँ पे हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले भी थी एसीटोन में, लेकिन अब जो हो गई वो अच्छी हो गई, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, पहले से अच्छा हो गया। तो ये यहाँ पे अब वेपर्स देर में बनेंगे, क्योंकि आपको फिर ज्यादा टाइम लगेगा फोर्सेस को ब्रेक करने में। यहाँ रिलेटिवली वीक थे तो वेपर्स जल्दी बन गए, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। और इसके एग्जाम्पल देखना चाहो तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर ले लेना, नेगेटिव डेविएशन, है ना। एग्जाम्पल तो बन सकते हैं, लेकिन दो एग्जाम्पल याद जरूर रखना हर बार कहीं पे लिखने को आ गए तो, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, जरा प्रॉपर्टीज देख लो इसकी। प्रॉपर्टीज क्या होंगी बताओ, मिक्सिंग में क्या चेंज आएगा वॉल्यूम में। देखो अगर मैं डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करता हूं तो बताओ क्या चेंज आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी होगी या कम हुई होगी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हो गए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हो गए तो मॉलिक्यूल पास आ गए, यानी कि जो बाद में वॉल्यूम होगी वो कम हो गई होगी और पहले वाली ज्यादा। तो कम माइनस ज्यादा करोगे तो माइनस का ही आएगा ना आंसर। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। और वही ट्रेंड किसका रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग का, वो भी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। लेकिन एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है, बताया था रेंडमनेस बढ़ती है तो पॉजिटिव, और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव रहती है, किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो खुद होते हैं। तो ये खुद हो ही रहे हैं फिर, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव रहती है, वही वाली बात आ गई यहाँ पे। और ये कब होती है, ये तो रेंडमनेस जब बढ़ती है तब होता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल ध्यान रखना, और एक और चीज क्या ध्यान रखनी होती है, वो होता है ग्राफ। तो एक बार ग्राफ फिर से आएगा, लेकिन बेस क्या रहेगा उसका, बेस उसका रहेगा आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ। देख लो आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ क्या कहता है। देखो आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ ये कहता है कि सर पहले हमारे पास केवल एक ए कंपोनेंट था, बी कुछ नहीं था। फिर हमारे पास बी बढ़ता गया, ए कम होता गया, तो सारे का सारा बी रह गया, ए बिल्कुल खत्म हो गया। तो ए की वजह से जो प्रेशर था वो कुछ कम था, क्योंकि ए लेस वोलेटाइल था और बी ज्यादा वोलेटाइल था, तो उसका प्रेशर कुछ ये था पी नॉट बी। तो जैसे जैसे ए कम होता गया उसका प्रेशर भी कम होता गया, और जैसे जैसे बी बढ़ता गया उसका प्रेशर भी बढ़ता गया, ये तरह। अब जब आप टोटल सॉल्यूशन का दिखाते थे तो ये आता था, लेकिन यहां मुझे नेगेटिव डेविएशन का दिखाना है ना, तो नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम आ रहा है, तो जो आना चाहिए उससे कम, यानी कि इस तरीके से। ऐसे ही बी का भी जो आना चाहिए था उससे कम, यानी कि इस तरीके से। और ऐसे ही सॉल्यूशन का जो आना चाहिए था कम, यानी कि इस तरीके से। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि सर जो प्रेशर आया वो कम आया, किससे, पी नॉट ए एक्स ए से। ये कैलकुलेटेड है, ये ऑब्जर्व है। ऐसी जो पी बी आया वो कम आया किससे, पी नॉट ए, पी नॉट बी सॉरी, किससे, पी नॉट बी और एक्स बी से। और जो पी टी आया वो भी कम आया किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। और एक्सिस मार्क करना मत भूलना, एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। दोबारा देख लेना इसको, क्योंकि ग्राफ एक तो हो गया कि भाई रट लिया, नहीं समझना है कि ए है तो ए की वजह से प्रेशर, बी है तो बी की वजह से। ए कम हो रहा है तो ए का प्रेशर कम हो रहा है, बी बढ़ रहा है तो बी का प्रेशर बढ़ रहा है। इन दोनों के प्रेशर को जोड़ के क्या आता है, टोटल प्रेशर आता है।
बाकी पॉजिटिव में ऊपर से, नेगेटिव में नीचे से, क्योंकि पॉजिटिव में प्रेशर बढ़ जाता है, नेगेटिव में कम हो जाता है। नोट कर लो, कुछ नोट करना है इसमें तो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अब। आगे बढ़ने के बाद ये तो हमने कर ही लिया है, और क्या है, स्क्रीन लॉक है। तो एक टॉपिक और बचता है इसी में, वेपर प्रेशर में, वो क्या है, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर होते हैं जिनका की जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। एक आप लोग वो पढ़ते थे मेथड डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन में क्या होता था कि भाई दो लिक्विड होते थे, आप हीट करते थे, मिक्सचर होता था, है ना। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता था वो पहले वेपर बना देता था, तो हम उसकी वेपर को अलग करके ठंडा करके उसको सेपरेट कर देते थे। लेकिन एजियोट्रॉप्स क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो दो कंपोनेंट है इन मिक्सचर के अंदर, वो सेम होगा। अब सेम होगा तो आप क्या कर सकते हो, फिर सेपरेट नहीं कर सकते, तो वही बात लिखी होगी, देखो ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका की सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, मतलब जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है वही वेपर में, तो कोई डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहे हो आप कहाँ लिक्विड है कहाँ वेपर है ना। दूसरी बात, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कौन पहले बॉइल कर रहा है कौन बाद में। तीसरी बात, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तभी वर्क करेगा जब कुछ डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स डिफाइन करने को आ जाता है, तो इसको लिख लेना। अब एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, ठीक। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैंने स्लाइड लगाई है क्या ब्लैंक, हाँ लगाई है, चलो बता देता हूँ। देखो एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कलर दिख रहा है, चेंज कर देंगे। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, ऊपर लाइट पड़ रही है। देखो एजियोट्रॉप्स जो है हमारे पास वो दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एक का नाम क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक का नाम क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। तो कौन लोग सर ये होंगे और कौन लोग ये होंगे, ये तो हमें देख के ही पता लगेगा, ठीक है। तो देखो पहली बात, एजियोट्रॉप्स कौन होते हैं। एजियोट्रॉप्स वही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो नॉन आइडियल होते हैं, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वही क्या होते हैं, एजियोट्रॉप बनाते हैं। अब कौन से वाले नॉन आइडियल, नॉन आइडियल भी दो तरीके के होते हैं ना, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब कि जो दोनों प्योर कंपोनेंट का आपका वो है बॉइलिंग पॉइंट है, उससे भी कम टेम्परेचर पे आपका मिक्सचर बॉइल करेगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखो एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। क्यों होता है यार, देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर फेज कन्वर्ट्स द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर फेज। अब जब वेपर ज्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो बताओ अगर जो चीज जल्दी बॉइल कर जाएगी तो उसके वेपर भी तो कम बनेंगे, है ना। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो कौन से ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिनका वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या नाम कहते हैं आपका ज्यादा आता है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। किसका आता है, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन वालों का। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, है ना। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे वही क्या होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल है आपके पास 95% एल्कोहल इन वाटर, मतलब 95% एल्कोहल, मतलब 95 ml एल्कोहल और 5 ml जब वाटर होगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। वैसे एल्कोहल का अलग होता है 78 डिग्री, इसका 100 होता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो किसी एक टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे।
और मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम कहाँ आता था? नेगेटिव डेविएशन के केस में। तो ये कौन शो करेगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, विद लार्ज पॉजिटिव था, यहां आ जाएगा विद लार्ज नेगेटिव डेविएशन, है ना। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास HNO3 का मिक्सचर, और HNO3 कितना? 68% इन वाटर। तो ये थी हमारी एजियोट्रॉप की कहानी। दो टाइप के होते हैं, मिनिमम वो होते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मैक्सिमम वो होते हैं जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उल्टा है देखो, मिनिमम तो लार्ज पॉजिटिव, मैक्सिमम तो लार्ज नेगेटिव। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारे पास, नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जब आई हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर में, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं मैं और देखते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल अच्छा सा, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए है, जिसका कि कैलकुलेटर पहले ही हाथ में ले रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, है ना। तो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए है, ठीक है। तो ए का कितना वेट है आपके पास? 100 ग्राम, ठीक। और मोलर मास जो है इसका वो कितना है? 140 ग्राम है, ठीक। कैलकुलेटर ऑन रखता हूं। तो ये हो गया। यहां से अगर इसके मोल्स निकालने पड़े तो कितने मोल्स आ जाएंगे इसके? गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, कितना आ जाएगा? गिवन वेट कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 140, कितना आ गया? 0.714 मोल्स। ऐसे ही बी के बारे में क्या दिया है? बी के कितने वेट है? बी का वेट है आपके पास, गिवन तो 100 ग्राम है मेरे ख्याल से, है ना। और मोलर वेट कितना है? मोलर वेट है आपके पास 180 ग्राम पर मोल। तो यहां से अगर मोल्स निकालने हुए तो मोल्स कितने आएंगे? तो फिर वही गिवन वेट अपॉन मोलर वेट कर देना, 100 अपॉन 180। तो ये कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 180 कितना आ जाएगा आपके पास? 0.55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी के क्या आ गए? मोल्स आ गए। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। प्योर लिक्विड बी मतलब पी नॉट बी दे रखा है आपको, कितना? पी नॉट बी दे रखा है 500 टॉर, है ना। और पूछा क्या है हमसे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो देखो ऐसे ही तो लिखते थे पहले, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी करके। फिर पी ए को आप कैसे लिख सकते हो? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करके। अब आपको क्या क्या पता है? टोटल प्रेशर पता है क्या? देखो 475 टॉर है, पता है, तो उसको यहाँ पुट कर देना। ए का तो निकालना ही है, लेकिन ए का क्या मोल फ्रैक्शन पता है? देखो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ए के मोल्स अपॉन में दोनों के मोल्स। ए के मोल्स कितने हैं? 0.714, और टोटल मोल्स कितने हैं इसमें ऐड कर दो 0.714, और क्या है ये 0.714 प्लस 0.55, तो कितना आ गया ये 1.264, है ना। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 0.56 इसे सॉल्व करके। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं उसको, है ना। और पी नॉट बी कितना आएगा? दो का सम बन के इक्वल रहता है, माइनस करके आ जाएगा। पी नॉट भी आपको पता है 500, तो ये कितना आ जाएगा? 1 से माइनस करके, यानी कि 0.44 आ जाएगा, ठीक है। तो अब पी नॉट ए के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। 475 ये आ गया, और ये आ गया आपका 0.56 पी नॉट ए, और यहाँ पे कितना आ गया? 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसे? 0.44 को, तो कितना आ जाएगा? 220। 220 को इधर लाना तो 475 माइनस करके हो जाएगा, कितना आ गया? 255, और ये कितना है? 0.56 पी नॉट ए। अब पी नॉट ए अगर निकालना है तो करना क्या पड़ेगा? 255 में से 0.56 को डिवाइड कर देना। 255 डिवाइड बाय 0.56 कितना आ गया? ये आ गया 455 पॉइंट कितना 35।
तो ये तो आ गया प्योर ए का वेपर प्रेशर, टॉर होता है, टूर लिख दिया मैंने, टूर में जाने का मन कर रहा है लग रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या पूछा है, टोटल वेपर प्रेशर, ये एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं वेपर प्रेशर, देखो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होता है पी ए, जो कि बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए के। तो पी नॉट ए आप कितना आया आपका, ये 455.35 और एक्स ए कितना है अभी निकाला था, ये 0.56 दिख रहा होगा आई होप यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देना किसे, इसको इंटू 0.56 से, तो कितना आ गया 255 टॉर आ गया। तो सॉल्यूशन में देखो उसका कम हो गया, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन वाला है, और प्योर में उसका ज्यादा है, ठीक है। तो ये आंसर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल भी कर लिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे।